देखिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं कई विधियाँ लेकर आ चुकी हूँ और कई वीडियोस लेकर आई हूँ, लेकिन आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ पढ़ने में हमें क्या जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण भाषा विधियों में हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि शुरू से ही चलते हैं। देखिए, शुरू से चलने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमें शुरू से जो हमारे मिलने वाले टॉपिक हैं वह हमें सभी मिलते जाएंगे। और देखिए, हमारी सीटेट और यूपी टेट, रीट, जो भी हमारे टेट होते हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत कारगर है। देखिए, इसमें सारी शिक्षण विधियाँ सिखाई जाएंगी और आपको आने वाले आगामी यूपी टेट और सी टेट में ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो देखिए, यूपी टेट में भी आती हैं शिक्षण विधियाँ, लेकिन सी टेट में तो कंपलसरी आती ही आती हैं। तो देखिए, भाषा क्या है? अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाना तथा दूसरे के शब्दों को ग्रहण करना ही भाषा है। यानी कि अपनी भाषा को व्यवस्थित ढंग से दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की भाषा को सुव्यवस्थित ढंग से ग्रहण करना ही हमारी भाषा कहलाती है। देखिए, हम परिभाषा के शब्दों में कह सकते हैं कि वह शब्द जो भाषा का ज्ञान कराता है, अपनी भाषा दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की भाषाओं का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु यानी कि भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या फिर सुना जाए। देखिए, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, जो कि आ जाती है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये किस लेखक ने कहा? तो देखिए, हमारे स्वीट जी ने कहा था। आगे देखिए, भाषा शिक्षण उद्देश्य। तो देखिए, सबसे पहले हम भाषा शिक्षण उद्देश्य पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा शिक्षण उद्देश्य में हमारा है ग्रहण और अभिव्यक्ति। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सीटेट में कि भाषा शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो हमारा ग्रहण करना और अभिव्यक्ति यानी कि एक दूसरे तक हमारी बातों को पहुंचाना, चर्चा करना। पहले ग्रहण करना और दूसरे की बातों को सुनना। ठीक है। संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहला भाषा शिक्षण उद्देश्य था ग्रहण करना और अभिव्यक्ति करना। अब संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य है, तो देखिए, इसका पहला टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य के अंदर कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो देखिए, आपको बताना है संस्कृत भाषा शिक्षण के अंदर जो उद्देश्य आते हैं वो हमारे आते हैं भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रचार एवं संरक्षण करना। दूसरा आता है राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर, यानी राष्ट्र के प्रति हमारा आदर करना समान भाव से और संस्कृति के प्रति भी आदर समान भाव से करना और भावात्मक एकता का विकास करना। उसके बाद हमारी तीसरी विधि आ जाती है विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना, यानी कि विद्यार्थियों को समान रूप से संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अगर संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसके भाषा शिक्षण के उद्देश्य को नहीं पहुंच पाएंगे। संस्कृत बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता का विकास करना। देखिए, संस्कृत को बोधपूर्वक सुनना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और उसकी क्षमता का विकास आना चाहिए। उसके बाद संस्कृत भाषा वह साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। देखिए, संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रति यदि रुचि नहीं होगी, सिर्फ बोरिंग ही बोरिंग होगा, तो वह हमारा ज्ञान बेकार है। तो देखिए हमने संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य आपको समझा दिए हैं। उसके बाद शिक्षण देखिए, शिक्षण होता क्या है? कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर छात्र अध्यापक के बीच होने वाली सुव्यवस्थित क्रिया ही शिक्षण कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए शिक्षण क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार संस्कृत शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो लिखना है आपको ग्रहण और अभिव्यक्ति। दूसरा आ जाए संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो आपको इन पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आ जाए। देखिए, जो पॉइंट लिखे हुए हैं इन पॉइंट में से आपको कोई भी पॉइंट आ जाए लिखने के लिए, तो आपको संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य को ही याद रखना है। अब हम शिक्षण पे आ जाते हैं। कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर छात्र अध्यापक के बीच होने वाली सुव्यवस्थित क्रिया ही शिक्षण कहलाती है। देखिए, कक्षा में छात्र और अध्यापक के बीच जो भी वार्ता होती हैं वह सब शिक्षण का ही भाग होती हैं। नेक्स्ट देखिए,
शिक्षण विधि। शिक्षण विधि देखनी है, पहले हम शिक्षण समझ चुके हैं, छात्रों और अध्यापक के बीच वार्ता। अब हम शिक्षण विधि पे जाते हैं। शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षा को सुचारू एवं सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षा विधि आवश्यक है। तो देखिए, शिक्षण विधि हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार टेट की पेडागोजी में पूछे ही जाते हैं, उससे 2-4 क्वेश्चन और कई बार फंस भी चुके हैं। देखिए, हमारा इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हम आपको शिक्षण विधियाँ समझा रहे हैं, उसमें से कुछ शिक्षण विधियों के टॉपिक आपको फंस जाएं और हमारा ये वीडियो सफल एवं सार्थक हो जाए। तो देखिए, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षा कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि व्यवस्था करे हुए तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को सुचारू एवं सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि आवश्यक है। हम किसी शिक्षण को सुचारू या सम्यक ढंग से सही ढंग से चलाएंगे तो उसके लिए हमें शिक्षण विधि बहुत आवश्यक होगी। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण विधि है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत और प्राचीन, दूसरा है नवीन एवं आधुनिक, तीसरा है नवीनतम उपागम। तो पहला हम परंपरागत एवं प्राचीन पढ़ेंगे। देखिए, परंपरागत और प्राचीन के अंदर हमारी पाठशाला विधि आती है और दूसरी आती है व्याकरणवाद विधि। तो पाठशाला विधि के अंदर हमारा गुरुकुल परंपरा विधि आती है, जिसके अंदर हमारे पहले आश्रम हुआ करते थे, पाठशाला हुई जाती, ज्ञान विद्यापीठ हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, इसमें कि छोटी सी उम्र के बच्चों को भेज दिया जाता था। उसके सभी संस्कार हुआ करते थे, उपनयन संस्कार से लेकर जितने भी हमारे 16 संस्कार होते हैं, वह सभी संस्कार उस बच्चे के हुआ करते थे लाइन वाइज से। और उन संस्कारों के बाद उसको विद्या ग्रहण कराई जाती थी। विद्या ग्रहण में सबसे पहले उसको गायत्री मंत्र सिखाया जाता था, उसके बाद सारे धीरे धीरे संस्कार सिखाए जाते थे। देखिए, जो वहाँ पर स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी पढ़ते थे गुरुकुल में, शिष्य, उनका सबसे पहला कर्म था अपने गुरु की सेवा करना और चारों वेदों का ज्ञान करना। उसके बाद सभी संस्कारों की शिक्षा ग्रहण करना, विद्या आरंभ उनका मेन काम था। और उसके बाद अर्थ धर्म मोक्ष को प्राप्त करना ही, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उनका गुरुकुल में रहकर सबसे पहला काम था। तो देखिए, ये जो विद्या चली थी 7वीं शताब्दी तक तो बहुत अच्छे से चली। उसके बाद धीरे धीरे इसकी उपेक्षा की जाने लगी, उसके बाद इसका ह्रास होने लगा। तो देखिए, हमारी पाठशाला विधि हो गई। देखिए, पाठशाला विधि के अंदर कुछ विधियाँ और फिर विधियाँ काम में लाई जाती थी। जो पाठशाला विधि के अंदर शिक्षा ग्रहण बच्चों को कराई जाती थी, उसमें कुछ विधियाँ काम में लाई जाती थी जो कि नीचे लिखी हुई हैं। और कुछ देखिए, पहली है मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, दूसरी है सूत्र विधि, पारायण विधि। यानी पहली मौखिक एवं व्यक्तिगत, बच्चों को मौखिक द्वारा ज्ञान दिया जाता था, व्यक्तिगत विधि अपनाई जाती थी, सूत्र विधि, सूत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। देखिए, संस्कृत में आज भी सूत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर सूत्र ना हो तो संस्कृत हमारी विद्या जो है वो अधूरी है। पारायण विधि, बच्चों को पारायण विधि सिखाई जाती थी। विवाद विधि यानी कि बच्चों को वाद विवाद करना सिखाया जाता है, जिससे कि हम डिबेट भी कहते हैं आज के ज़माने में। व्याख्यान विधि, बच्चों को व्याख्या करनी सिखाई जाती थी। प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि और भाषण विधि, उसके बाद है व्याकरण विधि। तो देखिए, सभी विधि पाठशाला विधि के अंदर आती हैं। परंपरा और प्राचीन विधि के जो हमारी पाठशाला विधि है, हमारी प्राचीन ही विधि है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह गया था इसमें, व्याकरणवाद विधि। तो इसमें आता है भंडारकर विधि। तो देखिए, हमने आपको एक परंपरागत और प्राचीन विधि समझा दी, उसके बाद हम दूसरी विधि पर आ जाते हैं। दूसरी विधि हमारी नवीन और आधुनिक विधि। इसके अंदर नवीन और आधुनिक विधि जो कि प्राचीन और पारायण विधि के बाद में आई थी, प्राचीन और परंपरागत विधि के बाद में आई थी। आज है नवीन और आधुनिक विधि, दूसरा टॉपिक हमारा। पहले उसके अंदर आते हैं पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, हर वर्ड की पंचपदीय विधि, विश्लेषण विधि, संरचना विधि,
समवाय विधि और मूल्यांकन विधि। देखिए सारी विधियां वही हैं जो बच्चा आज पढ़ता भी आता है। कई कई विधियां ऐसी हो जाती हैं जिनका ज्ञान बच्चे को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि यानी कि किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देख के, हर की पंचवर्षीय विधि, पंचपदीय विधि। देखिए ये सब विधि हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे, जिससे कि हमारा वीडियो इस टाइम अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और लेकिन ये विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर विधियाँ हैं। तो हम आपको एक एक करके समझाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आपके लिए और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहें, जिससे कि आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पेडागोजी से, विधि से जरूर पूछे जाते हैं। संश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण विधि क्या होती है, हर वर्ड की पंचपदीय विधि क्या है, प्राचीन विधि क्या है, परंपरागत विधि क्या है। तो देखिए इस सब के बारे में हम धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट को समझाते रहेंगे। आगे देखिए हमारा तीसरा नवीनतम उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, आगमन का उपागम। देखिए यहाँ पे विश्लेषण विधि पढ़ी थी, आगमन और निगमन भी पढ़ते हैं हम। तो यहाँ आगमन, उपागम, समस्या समाधान, प्रयोजन विधि, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान। इधर देखिए अभिक्रमित अनुदेशन, संगठन, उपागम, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट निदानात्मक परीक्षण, और कैसे हमारी निदानात्मक परीक्षण समझाया जाता है, उसके बाद कैसे उसका उपचार किया जाता है, तो वह परीक्षण समझाया जाता है। आगमन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें नवीन और आधुनिक विधि में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए ये जो विधियाँ हैं मैंने आपको हेडिंग वाइज समझा दी हैं। हम धीरे धीरे इनको खोल खोल के एक एक विधि को पढ़ते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी सही लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।